हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में एक बात है जो इस विरोध को बहुत अलग बना रही है बाकी क्षेत्रों के विरोध से, वो ये कि केवल मौजूदा सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ गुस्सा नहीं फूट रहा वहां के युवाओं का, बल्कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जो पहले कभी सरकार में रहे, उनके विरुद्ध भी गुस्सा फूट रहा है। उनके घरों को भी आग के हवाले किया गया है। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह भी हुई कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जब आग के हवाले किया गया तो उनकी पत्नी जल गई और जलकर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सीधे तौर पर देखिए तो अगर पूर्व प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध भी गुस्सा दिखता है तो इसका सीधा मतलब है कि पीढ़ियों की नाइंसाफी का विरोध है। ये पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल, तीनों के घर नेपाल में जनता हमला कर देती। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? नाराजगी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सत्ता के साथ विपक्ष को लेकर क्या इस कदर हुई कि नेपाल में 17 साल के लोकतंत्र में पहले भी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे उनके घर हमला कर दिया गया। और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर होता ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो चुका है कि पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो जाती है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को उनके घर में आग लगाई, जिसमें गंभीर रूप से वो जली। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और अब इस वीडियो को देखिए जहां गुस्साए युवाओं ने नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को उनके घर में घुसकर पीटा, उनकी पत्नी पर हमला किया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी आरजू राणा तो खुद इस वक्त सरकार में विदेश मंत्री हैं, उन्हें भी पीटा जाता है, घर में घुसकर मारा जाता है। किसी तरह इन्हें सेना के जवानों ने बचाया। इससे पहले नेपाल में पुष्प दहल कमल उर्फ प्रचंड, जो केपी ओली के बाद सबसे लंबे वक्त तक नेपाल में प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। अब केपी ओली के विरुद्ध जो गुस्सा है वो अब समझिए कि किस तरह के आरोप ओली पर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कई उद्योगपति ऐसे हैं जिनके करीबी होने के कारण उनकी मदद का आरोप दावा किया जाता है। केपी ओली परिवार की बेनामी संपत्ति है। नेपाल में सभी नेताओं के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा ओली के खिलाफ। इसकी वजह यह है कि नेपाल में पिछले 17 सालों से लोकतंत्र है, जिसमें केपी शर्मा ओली ने तकरीबन 2000 दिन तक राज किया। वहीं एक और कम्युनिस्ट नेता और चीन समर्थक पुष्प कमल दहल 1151 दिनों तक पीएम रहे। इसके अलावा बाबूराम भट्टराई और खिलराज रेग्मी ने भी नेपाल की कमान संभाली। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नेपाल में लोकतंत्र के 6205 दिनों में से 50% दो लोगों की ही सरकार रही। यह केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। इसमें केपी शर्मा ओली सबसे ज्यादा करीब 2000 दिन तक नेपाल के पीएम रहे, इसीलिए उनके खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है। नेपाल में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, सभी प्रमुख प्रधानमंत्रियों के दामन भ्रष्टाचार से दागदार हैं। दहल पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला है। केपी शर्मा ओली पर विमान खरीद घोटाले में शामिल होने का आरोप है। मधव नेपाल बाबूराम भट्टराई और खिलराज नेग्मी पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में नेताओं ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेताओं ने एक दूसरे को भ्रष्टाचार की जांच के खिलाफ कवच दे दिया। पहला लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से ही नेताओं ने आपसी बंदरबांट शुरू कर दी। इसीलिए नेपाल के सभी बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्योंकि दावा है कैबिनेट के फैसले को जांच से छूट मिली हुई है, जिससे सरकार किसी की भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। अगर एक लाइन में कहें तो नेपाल को सबने लूटा बारी बारी, इसीलिए जनता ने ऐसी आग लगाई। विपक्ष के नेता पे भी इस वक्त एकदम नाराज है। प्रचंड भी हम नाराज है, और उसे शेर बहादुर देउवा और गगन थापा भी, क्योंकि ये सब एक मिलकर एक भाग सब बार बार प्रधानमंत्री और विभिन्न पोस्ट पर जाकर वो सब खा रहे हैं। इसका हिंसा समाधान नहीं। फिर इसका क्या चाहिए कि हमको नेपाल में एक तो सबसे प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको, वो चाहिए, और चुस्त दुरुस्त शासन प्रक्रिया चाहिए, और 5 वर्ष तक जैसे बालन जैसा, रवि लामी छाने जैसा आदमी इस देश में चाहिए, जो करप्शन के विरुद्ध में लोगों को ऊपर शोषण कर रही है।
इसी के विरोध में ही जेनजी जेड का जो आंदोलन शुरू हुआ है वही है ये। किस बात की, क्या चीज का भ्रष्टाचार है, क्या होता है यहाँ? देखिए यहाँ सरकारी सिस्टम में हर एक तह में अपना लेवल का भ्रष्टाचार है। आप कोई काम करवाने जाइएगा बिना कमीशन का होने वाला नहीं है। बोलने के लिए डेमोक्रेसी है, ठीक है। मैं इंडिया में भी पढ़ा हूँ, मैं चाइना में भी पढ़ा हूँ। इंडिया में कहाँ पढ़े हैं? मैं केरला में पढ़ा हूँ। ओके, आगे बताइए जी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री है। मैं अपने लाइफ में यहाँ पे मोनार्की भी देखा, कम्युनिज्म भी देखा, डेमोक्रेसी भी देखा। सिर्फ नहीं देखा हूँ डिक्टेटरशिप, जो तानाशाही होता है ना, वो नहीं देखा हूँ। अभी जो नेपाल में है वो तानाशाही है, इसको डेमोक्रेसी हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग पीसफुली, उन लोग के पास वेपन्स थोड़ी ना है कि आप एक दिन में 20 मर्डर कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज करप्शन में पकड़ाएगा, कोई भी पॉलिटिशियन कुछ भी करेगा तो राजीनामा, ठीक है। आप सिर्फ पोस्ट छोड़ने से आपका क्राइम तो नहीं छुप जाएगा ना। अच्छा, 20 मर्डर्स हुए हैं। दो तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा?